आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लोग यहाँ से पहले इंटरमीडिएट में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे कि जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा आपने सुना होगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से और भी हैं। तो इसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ बताया जा रहा है कि द मटेरियल which are not strongly attracted by magnet such as aluminum, tin, magnesium, manganese, etc. are known as paramagnet। मतलब ऐसी मटेरियल जो कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, जैसे कि होता है एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। इन्हीं सारे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें कुछ मटेरियल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग पॉइंट वाइज ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमिटिविटी म्यू आर इज स्मॉल बट पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ही कम होती है और लेकिन पॉजिटिव होती है। नंबर 2 में बात करेंगे, मिक्स ऑफ मटेरियल आर स्लाइटली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट act in the direction of the magnetic field। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जब इस प्रकार की मटेरियल को, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बहुत ही हल्का अट्रैक्ट होता है या मैग्नेटाइज होता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डायरेक्शन बहुत ही हल्का, स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है। नंबर 3 इसमें डिस्कस करेंगे द इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इन ए रैंडम फैशन। FASHIO मिस्टेक है, रैंडम फैशन इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो कहने का मतलब ये है कि इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एटॉमिक डाइपोल्स का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता और इसी वजह से ये स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट है कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल, जिसके कारण रैंडम फैशन होने के कारण क्या होता है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है तब पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाइपोल्स ओरिएंटेड देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो जब उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देते हैं एंड गिव राइज टू पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, और जिसके कारण वो पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइज होना शुरू करते हैं। बहुत ही नेक्स्ट मटेरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल। वो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए रिपल है। यहाँ पे देखेंगे हम लिखा गया था मैग्नेटिक मटेरियल विच आर placed by
and such as zinc, lead, sulfur, bismuth, coal, etc. are known as diamagnetic material. मतलब ऐसे magnetic material. ऐसे magnetic material जब उनकी magnetic field होती है attack magnetic और repel material को diamagnetic material कहते हैं. तो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया गया. तो पहला क्या डिस्कस किया है, रिलेटिव परमिटिविटी. द रिलेटिव परमिटिविटी जिसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी. मतलब ये एक से कम होता है और निगेटिव होता है. एक से कम मतलब नेगेटिव. स्लाइटली लेस देन यूनिटी. दे आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड when placed in a strong magnet. Slightly less than unity बस एक से कम. They are slightly magnetized when placed in a strong magnetic at in the direction opposite to the applied magnetic. तो कहने का मतलब ये slightly magnetized होते हैं when जब इन्हें प्लेस किया जाता है किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक में. तो वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेक्निकली वही रिपल है, जिसको हम सिंपली भाषा में रिपल कर सकते हैं कि रिपल होते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे हैव टू टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड. तो अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म का एक समान ना हो, तो कहीं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होता है कि वो मूव करता है स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ. मतलब यहाँ भी वही आर्ट निकालना है कि मतलब नहीं निकलेगा तो ये रिपेयर करता है स्ट्रॉन्गर से. तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट साइड में. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल दैट रिलेटिव वीक फील्ड one caused due to the orbital revolution and other due to the axial rotation are in opposite direction and cancel each other. कैंसिल किस पर यहाँ गलत लिखा है, कैंसिल मतलब काटना, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देना. यहाँ भी बताया जा रहा है कि किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल में दो रिलेटिव वीक फील्ड होते हैं. एक कौन सा है, एक जो हमारा आर्बिटल रिवोल्यूशन की जरूरत है. आर्बिटल रिवोल्यूशन मतलब जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके जो वो जिस ऑर्बिट के अंदर होते हैं तो उनका जो आर्बिटल रिवोल्यूशन है एंड अदर ड्यू टू द एक्सियल रोटेशन. और जो उन इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट के अंदर है वो जिस पॉइंट पे है तो उस पर उनका एक्सियल रोटेशन. तो इस तरह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड में अटैक नहीं पा करके ऊपर होते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल. मटेरियल which are strongly the material which are strongly attracted by magnets such as iron, steel, nickel, cobalt and some of these alloys are known as ferromagnetic material. मतलब ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. तीन कैटेगरी पढ़ा हमने. पहला पैरामैग्नेटिक जो स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा डायमैग्नेटिक जो कि रिपल होते हैं, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. तो इसमें क्या क्या होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, निकल, कोबाल्ट एंड सम ऑफ दीज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक. और उनके जो इलाज होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें के भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन जो कि पॉइंट वाइज डिस्कस किए गए. तो पहला बताया गया कि द रिलेटिव परमिटिविटी जिसको म्यू आर कहते हैं इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होता है और पॉजिटिव होता है. तो हमने आपको बताया कि किसी भी मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कितनी
तेज़ी से मैग्नेटाइज होता है, यानी कि उसकी उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि वो मतलब वो ईजिली मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। तो जिस मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होगा और पॉजिटिव होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है, ठीक। लेकिन जिस मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी हाई ना होकर करके पॉजिटिव हो तो वो स्लाइटली में, लेकिन जिस मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन यूनिटी हो तो वो मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज द मैग्नेटिक इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा अगर हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को के एब्सेंस में, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के एब्सेंस में भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म जिसको चुंबकीय गुण कहते हैं, उसको शो करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि जैसे आप लोग किसी कॉइन को अगर मैग्नेट से टच करा दें तो वो कॉइन का होता है मैग्नेटाइज, लेकिन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कि उस मैग्नेट को उस कॉइन से हटा दें तो उस कॉइन के लिए एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। लेकिन उसी कॉइन से फिर अगले कॉइन को टच करेंगे तो देखिए कुछ ऊपर वो अगले कॉइन को उठा लेगा। तो उसी को कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी उसमें मैग्नेटिज्म कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो कहने का मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो लगभग पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सारे प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि आपको बताया गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन बहुत स्ट्रांगली ना होकर के स्लाइटली होता है। तो यानी कि अगर कुछ स्लाइटली हो रहा है तो वो सारी प्रॉपर्टी स्ट्रांगली में जरूर होंगे। यहाँ से आपको समझना कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल सारे प्रॉपर्टीज को शो करेगा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं। चौथा क्या है, द अपोजिंग में यहाँ भी गड़बड़ स्पेलिंग लिखा है, ओ डबल पी होगा, अपोजिंग यहाँ से नहीं, द अपोजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन डू नॉट एलिमिनेट टू ईच अदर। तो वही जो आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल में बताया गया कि ऑर्बिटल मोशन और एक्सियल मोशन के कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है कि उसमें अपोजिंग इफेक्ट जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते, कौन से ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन के एक्सियल स्पिन को या एक्सियल मोशन को, डू नॉट एलिमिनेट ईच अदर मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, एलिमिनेट नहीं करते। इन द एटम के अंदर ऑफ सच मटेरियल the relative large contribution of each atom which adds in the establishment को यूज पर यहाँ गलत लिखा है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। EST होता है अब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो जब वो एलिमिनेट नहीं करते हैं तो सच मटेरियल रिलेटिवली लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो जो हर एक आइटम का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही लार्ज होता है एब्सेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक, जिसके कारण उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक। तो इस नोट्स में एक आपका फिगर नहीं बना है जो कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट के बुक में देखा होगा कि जब हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में रखते हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ मटेरियल के देखेंगे बाहर से होकर के जाता है, मतलब
अगर उसको रखेंगे तो जो जिस मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, जब उसमें फील्ड अंदर से ना होकर करके बाहर से आता है तो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है डायमैग्नेटिक कैटेगरी में। ठीक, लेकिन कुछ में रखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो उसमें से अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उसमें से दो चार ही क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स उस मटेरियल से पास होते हैं। तो वो वाला बिहेवियर किसका होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। लेकिन जब किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं और अगर 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्सेज हैं तो सारे के सारे उस मटेरियल से होकर के पास करने लगते हैं। वो जो बिहेवियर शो करता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर होता है। तो इस फिगर को यहाँ पे बना नहीं, लेकिन हमने आपको समझा दिया। आपके इंटरमीडिएट बुक में सबने देखा होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स के बीच में मटेरियल रख करके रिप्रेजेंट किया जाता है कि किन मटेरियल से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स कम पास होते हैं, किन मैग्नेटिक लाइन से पास ही नहीं होता, और किस मैग्नेटिक मटेरियल से सारे के सारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स पास होते हैं। तो जिसमें सारे के सारे पास होते हैं वो क्या कहा जाता है, फेरो, और जिसमें से पास नहीं होता वो डायर, और जिसमें 2-4 पास होते हैं उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कहने का मतलब जिसको अभी तक हम सेकंड यूनिट में इंडक्टेंस कह रहे थे, इंडक्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर कर रहे थे। तो लेकिन वो एक्चुअल में इंडक्टेंस है क्या चीज़ या किसके बराबर होता है। जैसे आर के आर इक्वल टू हम जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। मतलब रो किसी भी रेजिस्टेंस को मतलब रीड करना है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बारे में जानना पड़ेगा, उस मटेरियल के लेंथ के बारे में जानना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस के उस मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में जानना पड़ेगा, तब उस मटेरियल का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहीं पे इंडक्टेंस बोल रहे हैं तो इंडक्टेंस है किसके बराबर, या उस इंडक्टेंस में क्या क्या चीज़ें छुपी हैं। जैसा भी हमें होता है रेजिस्टेंस में क्या छुपा होता है, रो एल बाई ए। उसी तरह इंडक्टेंस में क्या क्या छुपा होता है, उसको जानने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो पहले बात करेंगे कि इसको जानने के लिए पहले हम फैराडे लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो फैराडे लॉ हम लोग जानते हैं कि फैराडे लॉ क्या होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लिंक थ्रू द मैग्नेटिक कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज होने के कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे लॉ हम लिखेंगे E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू लिखेंगे एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से बात करेंगे कि वियर फाइव क्या कहा गया है, फ्लक्स। अब फ्लक्स को अभी हमने इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्लक्स फाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। हमने एमएमएफ का एक फार्मूला बताया था कि एमएमएफ इज इक्वल टू होता है फ्लक्स फाई इंटू रिलक्टेंस एस। तो इसी तरह वहाँ से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस एस। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब इसको हम लोग और डिटेल में समझने के लिए अब एमएमएफ की वैल्यू रख देंगे। एमएमएफ किसके बराबर होता है, एन इंटू आई के बराबर, और रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग E इज इक्वल टू, यहाँ पे E लिखना छूट गया है, तो ये जो नेक्स्ट लाइन है वो होगा E इक्वल टू एन डी बाई डी टी। अब फाई की वैल्यू रख देंगे, फाई किसके बराबर हो गया, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई और रिलक्टेंस इज इक्वल टू एस। अब एस की वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो वेरिएबल टर्म होगा यहाँ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, करंट। तो करंट और बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एस इंटू डी आई बाई डी टी। तो अब बात करेंगे एस इक्वल टू, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था रिलक्टेंस एस इक्वल टू होता है एल अपॉन म्यू ए। तो एल अपॉन म्यू को जब वहाँ पुट करेंगे
तो एल अपन म्यू ए का जो बाई म्यू ए है वो ऊपर जा कर के एन स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ई स्क्वायर ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू म्यू ए बाई एल। तो म्यू ए जो है ए इंटू में है, ए सफिक्स में नहीं है, इंटू म्यू बाई एल इंटू डी बाई टी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है ये जो हम लोग टर्म लिखे हैं द टर्म एन स्क्वायर इंटू म्यू इंटू ए इन द अबव एक्सप्रेशन इंटू ए बाई एल इन द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस which is denoted by capital L and measured in Henry. Now E is equal to L di by dt, where L is equal to n square mu into A by L। तो हम बात करेंगे कि जहाँ पे इंडक्टेंस को हम लोग बार बार अभी बताया कि जहाँ पे बार बार हम इंडक्टेंस कर रहे थे, तो इंडक्टेंस किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर। तो एन क्या होता है, उस मैग्नेटिक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। म्यू क्या होता है, म्यू आपको बताया गया कि म्यू होता है रिलेटिव परमिबिलिटी, और ए क्या होता है उस कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या होता है मेन लेंथ ऑफ द कोर। ठीक, तो नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो ये फार्मूला नेक्स्ट सिस्टम में क्या जाएगा। हमने नेक्स्ट सिस्टम में क्या किया, एन को ब्रेक कर दिया है एन इंटू एन में, और आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एन बाई आई इंटू एन आई बाई एल अपॉन म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन, जहाँ पे एम एम एफ इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल एन आई किसके बराबर एम एफ, और एल अपॉन म्यू किसके बराबर रिलेक्टेंस। तो इस एल के दूसरे फार्मूला होगा एन आई बाई एन फाइव बाई आई। ठीक, तो इस तरह से इंडक्टेंस एल के दो फार्मूले हमको मिलेंगे, एक हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू म्यू इंटू ए बाई एल, दूसरा फार्मूला हो जाएगा एन इंटू फाइव बाई आई। यहाँ पे बताया गया वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस बार समझेंगे कि पहले म्यूचुअल इंडक्शन होता है किसके बीच में। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या पहले समझेंगे, जब दो कॉइल इस तरह से रखे हों कि वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट ना हो, लेकिन वो किसी एक ही मैग्नेटिक कोर पे बॉन्ड हो। फिजिकली मतलब कि डायरेक्ट वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं हो, लेकिन वो दोनों कॉइल क्या हों एक ही कोर पे बॉन्ड हो, जैसा कि आपका ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक, तो क्या होता है जब किसी हम एक कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल से सप्लाई करने के बाद क्या होता है फ्लक्स डेवलप होता है, और वो फ्लक्स सेम कोर पे दूसरे कॉइल को बंधे होने के कारण उस कॉइल के थ्रू भी पास होता है। तो जब उस कॉइल के थ्रू भी पास होता है तो पहले कॉइल दूसरे कॉइल के बीच में एक इंडक्शन होता है जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उस म्यूचुअल इंडक्शन से प्रोड्यूस वाले ईएमएफ को म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने दो कॉइल लिया हुआ है, पहला कॉइल के नंबर ऑफ टेंशन है, दूसरे कॉइल के नंबर ऑफ टेंशन है। पहले कॉइल से प्रोड्यूस वाला ईएमएफ E1 है, दूसरे कॉइल से प्रोड्यूस वाला ईएमएफ E2 है। पहला इंड्यूस ईएमएफ, पहला E1 क्या कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और दूसरा E2 क्या कहलाएगा म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम E2 बराबर लेके चलेंगे। तो E2 बराबर बाई 5 हाइड्रोलैक्ट हो जाएगा इंटू डी फाइव बाई डी टी। ठीक, हमने बताया फ्लक्स सेम है, फ्लक्स दोनों कॉइल के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही कोर पे बने हैं। अब जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पहले कॉइल से हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो E2 इक्वल टू इंटू डी फाइव बाई डी टी। फिर बताना हमको कि जो फाइव इक्वल टू क्या होता है एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस, एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। फिर फ्लक्स की वैल्यू हमने अभी पिछले में बात किया कि एन आई अपॉन रिलेक्टेंस एस, और एस की वैल्यू कहता है एल अपॉन म्यू इंटू। हम बात करेंगे यहाँ पे एन आई की, जहाँ हमने लिखा है क्या N1 इंटू आई। तो हमने बताया जो फ्लक्स डेवलप हुआ है यहाँ पे किसके कारण हुआ है, प्राइमरी कॉइल के कारण। तो यहाँ पे इसीलिए प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम यूज करेंगे। पिछले वाले में हमने केवल एक कॉइल लिया था तो वहाँ पे सिंपली एन लिखा था, तो यहाँ पे लेंगे प्राइमरी कॉइल के थ्रू डेवलप हुआ था N1,
N1 इंटू आई अपॉन एल बाई म्यू है। तो नेक्स्ट सिस्टम E2 इज इक्वल टू रहेगा N2 डी बाई डी टी ब्रैकेट में N1 आई बाई एल। ठीक, नेक्स्ट सिस्टम में इसी चीज़ को हम लोग फिर बात करेंगे कि आई केवल वेरिएबल है, बाकी फंक्शन बाहर लेंगे तो N1 इंटू N2 बाई एस डिवाइड बाई डी टी। नेक्स्ट सिस्टम में एल की एस की वैल्यू कर देंगे N1 इंटू म्यू इंटू ए ऊपर चला जाएगा अपन एल हो जाएगा डी बाई डी टी। तो बताया गया है कि इस एक्सप्रेशन में जो N1 इंटू N2 इंटू म्यू इंटू ए बाई एल है वही आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। तो लिखा है टर्म N1 इंटू N2 इंटू म्यू इंटू ए बाई एल इन द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस which is denoted by capital M and measured in Henry. इंडक्टेंस इसे मेजर इन हेनरी। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे दोनों। तो यहाँ पे जो E2 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 बराबर एन डी आई बाई डी टी। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में E बराबर या E1 बराबर क्या था, एल डी आई बाई डी टी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में E2 बराबर एन डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या बताई जा रही है, N1 इंटू म्यू इंटू ए बाई एल। तो हमने बताया N1 इंटू का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ठीक, और म्यू आपकी कंडक्टिविटी ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया का कोड, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कोड। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ समझना होगा कि हमने एल का जो फार्मूला निकाला कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फार्मूला है एन स्क्वायर इंटू म्यू इंटू बाई एल। वहाँ पे केवल एक ही कॉइल था इसलिए एन इंटू एन होकर के एन स्क्वायर हो गया, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसलिए जो एन इंटू एन था यहाँ पे वो एन किस मीट्रिक हो जाएगा, N1 इंटू N2 मीट्रिक हो जाएगा। तो N1 इंटू N2 बाकी चीज़ें वही है। वहाँ पे क्या था, एन स्क्वायर म्यू ए इंटू एल, जिसको आप एन इंटू म्यू इंटू ए बाई एल पढ़ सकते हैं। तो उसी चीज़ को म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या किया गया है, एन और एन को यहाँ क्या लिखा गया है, पहला एन N1 हो गया, दूसरा एन N2 हो गया, N1 इंटू N2 इंटू म्यू बाई इंटू ए बाई एल। तो यह कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया गया है, वेयर N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ए और N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बी। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया सेकेंड वीडियो में। और इस सेकेंड वीडियो में कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे कि इस पर कुछ, ये चैप्टर जो है टोटली थ्योरेटिकल है, इस पर जो एक दो न्यूमेरिकल आते हैं वही से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आते हैं, जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, आप अगर टर्म को पहचान लेते हैं तो सिंपली क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी सर्किट में कॉइल ए में नंबर ऑफ टर्न्स है, किसी सर्किट में नंबर ऑफ कॉइल्स ये ए के नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, बी के नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए। या वोल्टेज दिया है तो एल बताइए, करंट बताइए, एम बताइए। बस मतलब ये इस तरीके से ही छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस समझा दिया जा रहा है कि क्या है कि हमने दो कॉइल लिया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है कि दो कॉइल के बीच होने वाला आपसी मतलब कनेक्शन को जो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू होता है उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो एक कॉइल को हम सप्लाई देते हैं और दूसरी वही कॉइल उस कॉइल से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स उसी कॉइल दूसरे कॉइल उसी सेम कोर पे बने हुए दूसरे कॉइल को भी क्या करता है, लिंक करता है, जिसके कारण उसके थ्रू भी फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने के कारण वहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होता है। तो जैसे जो कॉइल बी में ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। जो कॉइल ए में ईएमएफ जनरेट होता है उसको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब हमने बताया कि इस पर ये ध्यान देना है कि अगर हमको म्यूचुअल इंड्यूस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो जहाँ म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको लेके चलना है, मतलब हमको E2 को लेके चलना है। तो E2 बराबर हम लोग बाय फैराडे लॉ क्या लिखेंगे, एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन अब E2 के लिए एन क्या है, N2 है, तो लिखेंगे N2 डी फाई बाई डी टी। लेकिन फाई क्या है,
N1 और N2 के लिए सेम, इसलिए फाई को फाई लिखें। लेकिन ये भी ध्यान देना कि फाई जो डेवलप हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वो प्राइम कॉइल N1 के थ्रू। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो इस तरह से हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।